हेलो एवरीवन। आज हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स लीव करते हैं। बट गाइस, ये लेक्चर आपने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी आपने वो कर लिए। आई एम गारंटिंग गाइस, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, आप इजीली 5 मार्क्स गेन कर लोगे। ये मिनिमम 5 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स का आता है, मिनिमम 7 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं ये चैप्टर बाद में कर लेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है तो लास्ट में करेंगे, याद रहेगा। बट ऐसा नहीं होता गाइस, लास्ट में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हम वही चीज रिटेन कर पाते हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं। लास्ट डेज में आप क्या क्या रिटेन करोगे, लास्ट डेज में ओनली मल्टीपल रिविजन्स करनी होती हैं हमको। ठीक है, तो आप ये चैप्टर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें एंड डेली रिवाइज करोगे आप ये चैप्टर। जो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी आप उनको डेली रिवाइज करो। ठीक है, इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। एंड 1 मार्क 2 मार्क भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सी एग्जाम्स में। राइट, तो 5 to 5 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्योर थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमेशा स्टडी मैट का ही आता है फॉरेन गेट पॉलिसी का, जो एग्जाम कितना ही टफ हो जाए तो हम क्यों उस चैप्टर को, अपने 5 मार्क्स को वेस्ट करें। मैक्सिमम 10 मार्क्स का भी आ सकता है तो अच्छा हो जाता है ना। तो इसलिए फॉरेन गेट पॉलिसी को स्टार्टिंग से ही आप करेंगे। ओके, and I'm sharing only my experience with you. Okay, so let's start FTP, that is foreign trade policy. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बताई हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए हैं गवर्नमेंट ने, उसी को हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोल रहे हैं। इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बिजनेसमैन, राइट? तो उनके लिए क्या बताया? उनके लिए बताइए कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, उसी को हम फॉरेन ट्रेड, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। अब foreign trade policy is a setup of the instructions and the guidelines which is issued by central government which specify the policies for import and export with foreign trade. Its primary purpose not merely earn foreign exchange but stimulate greater economic activity. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूल्स बताती है, जो इशू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। राइट, इसका प्राइमरी पर्पस केवल फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी और बिजनेस ग्रोथ को इंक्रीज करना भी है। राइट, कितना इजी है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस का सेटअप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जो हमें पॉलिसी स्पेसिफाई करती है, इंपोर्ट के लिए क्या पॉलिसीज होंगी, एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या पॉलिसीज होंगी। इसका प्राइमरी पर्पस केवल फॉरेन ट्रेड अर्न करना, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना नहीं होता, बल्कि एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमें मिल पाएगी, मतलब देश को मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि एमसीक्यू पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉरेन ट्रेड को इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न करती है फॉरेन ट्रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये तो हमने मतलब एक बेसिक पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, आपको बेसिक पता चला। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 कहता है, एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ, ये 4 पॉइंट्स है कुछ, ठीक है, कुछ 4 पॉइंट्स करके हैं। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है अब तक, और पॉइंट्स है तो एग्जाम में इजीली पूछ सकते हैं कभी भी। 4 मार्क का ये क्वेश्चन दे दिया, ऊपर दे दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, राइट? या फिर कोई एक थोड़ा सा 2 या 3 लाइन का केस स्टडी दे देंगे और उसके बाद लिख देंगे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 बताइए। तो ये क्वेश्चन इजीली आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
एंड स्टडी मैट में भी 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी मैंने 4 पॉइंट्स कवर किया है। और जो आप ये हैंड रिटन नोट्स देख रहे होगे ना, ये मैंने स्टडी मैट से ही प्रिपेयर किया है। जब मैंने एग्जाम दिए थे अपनी सी फाइनल की, सो मैंने तब नोट्स प्रिपेयर किए थे ये, ठीक है। और मैंने इसलिए इसमें एक एक चीज़ कवर है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो क्या कहते हैं गाइस, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ओके, ये मतलब क्या है ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992? कहता है बेटा, ये एक लॉ है जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है। क्या है? एक लॉ है जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है। इंडिया के फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है मैम? ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है, वही है फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया का कौन सा लॉ? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, वो रेगुलेट करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को, दैट इज फॉरेन ट्रेड को, ठीक है। अब देखो, as per the provision of this act, central government may make provisions for controlling and facilitating foreign trade। कहता है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना कुछ पावर्स हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं। कैसी कैसी पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? कहते हैं देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरेन ट्रेड को लेके कुछ पावर्स हैं। और पहली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड की ग्रोथ और कंट्रोल के लिए रूल्स बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड की ग्रोथ और कंट्रोल के लिए रूल्स बना सकती है। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेकंड, central government may make provisions for controlling and facilitating of foreign trade। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड हो गया, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वो क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है। रूल्स मतलब कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। और फैसिलिटी मतलब ग्रोथ कर सकती है कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है। तो इस चीज को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ग्रोथ और कंट्रोल के लिए रूल्स बना सकती है, ठीक है। फैसिलिटिंग मीन्स यहाँ पे ग्रोथ का मतलब ले लिया गया कि फैसिलिटिंग मीन्स ग्रोथ के लिए रूल्स बना सकती है, और कंट्रोल करने के लिए फॉरेन ट्रेड को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। कितना इजी हुआ। पहला पॉइंट क्या कहता कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है फैसिलिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फॉरेन ट्रेड को। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट, रेगुलेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन ऑल एंड स्पेसिफाइड केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट मीन्स बैन कर सकती है, तुम ये चीज इम्पोर्ट नहीं करोगे, तुम ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो इसलिए प्रोहिबिट कर सकती है। रेस्ट्रिक्ट कर सकती मीन्स लिमिट लगा सकती है, तुम इतना ही इम्पोर्ट करके लाओगे, तुम इतना ही एक्सपोर्ट करोगे ओनली, तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और रेगुलेट ये रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती है कि अगर तुम्हें इम्पोर्ट करना है तो ये वाला रूल, ये वाली कंडीशन है, ये फुलफिल करनी पड़ेगी, लाइक इज दिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को, सभी केसेस में या फिर कुछ स्पेसिफाइड केसेस में भी कर सकती है, ठीक है। हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कंट्रोल और फैसिलिटेट कर सकती है फॉरेन ट्रेड को। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, सभी केसेस में या फिर कुछ स्पेसिफाइड केसेस में। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है? हाँ जी, थर्ड पॉइंट क्या कहता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड फॉर्मुलेट एंड अनाउंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो अमेंड द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, किस चीज की पावर है? कि वो फॉर्मुलेट कर सकती है, बना सकती है, अनाउंस कर सकती है एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या होंगी, इंपोर्ट करने के लिए क्या पॉलिसीज होंगी, और उनको टाइम टू टाइम वो अमेंड भी कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकती है, अनाउंस कर सकती है, और उनको टाइम टू टाइम अमेंड करने की भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। Last point, central government is authorized to appoint DGFT for the purpose of this act, including
फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डीजीएफटी अपॉइंट कर सकती है इस पर्पज के लिए, ठीक है, इस एक्ट के पर्पज के लिए। वो सारी पावर डीजीएफटी को दे रही है। डीजीएफटी सारी की सारी सभी के सभी जो प्रोविजंस पावर्स है, अब वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगी? डीजीएफटी के पास, ठीक है। इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, वो डीजीएफटी अपॉइंट कर सकती है इस एक्ट के पर्पज के लिए, ओके, इंक्लूडिंग फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज। और जो डीजीएफटी है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, फॉर्मुलेट भी कर सकता है और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ठीक है। हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, कंप्लीट। तो कितने इजी थे ना। तो देखो क्या कहते हैं, एक बार रिवीजन लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किस चीज के लिए? कंट्रोल और फैसिलिटेट करने के लिए फॉरेन ट्रेड को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को, सभी केसेस में, फिर कुछ स्पेसिफाइड केसेस में। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज है, किस चीज के लिए ऑथोराइज है? 2 चीजों के लिए ऑथोराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो फॉर्मुलेट करने के लिए और अनाउंस करने के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज को, और वो अमेंड भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। दूसरी किस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज है? वो डीजीएफटी अपॉइंट कर देगी, ठीक है, इस एक्ट के पर्पज के लिए कि तुम संभालो सारी पावर्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर्स किसको ट्रांसफर कर देगी? डीजीएफटी को। और इवनली डीजीएफटी फॉर्मुलेट भी कर सकता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें ये एमसीक्यू पर्पस के लिए लास्ट कि एफटीपी को ना पहले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, दैट इज EXIM पॉलिसी, राइट। तो आप कहोगे मैम ये कितना शॉर्ट लिख दिया, मतलब ये तो हमको पता होगा ना बेसिक। गाइस मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा स्टडी मेट का जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, सो मैंने ऐड किया। अगर हमारा एक पॉइंट भी रह जाता है ना और वो क्वेश्चन उसमें से आ जाता है, सो बहुत खराब होता है कि हमने इतना टाइम इस पे दिया और हम काश इसको मतलब 10 मिनट्स और दे देते तो हम अच्छे से कर पाते। तो इसलिए मैंने सब कुछ कवर किया, ओके। और इसको एक बार मैं आपको स्टडी मैट से भी क्रॉस वेरीफाई कराऊंगी कि एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? साइलेंट फीचर्स ऑफ एफटीपी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तक एग्जाम में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली आ सकता है। इसके ऊपर 5 पॉइंट्स हैं, स्टडी मेट में 8 to 10 पॉइंट्स है, तो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे तब आप 5 मार्क्स ले पाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आर जनरली कैटेगराइज्ड फ्री गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड प्रोहिबिटेड गुड्स। मतलब कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब जब हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको तीन डिविजन्स में कैटेगराइज किया गया है कि कुछ गुड्स तो हमारे ऐसे होते हैं जो फ्री गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स होते हैं, ठीक है। अभी फ्री गुड्स क्या होते हैं? जिनमें हमें कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, बिना परमिशन के अलाउड है, चाहे तुम उनको एक्सपोर्ट भी करो इम्पोर्ट करो, उनके लिए तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट एनी परमिशन गुड्स अलाउड, विदाउट एनी परमिशन उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अलाउ है, उनको बोलते हैं फ्री गुड्स। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स मतलब उनको परमिशन चाहिए, उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, गुड्स को इम्पोर्ट करना है, उसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन चाहिए मीन्स लाइसेंस चाहिए, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। एक होते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स, कंप्लीटली बैन गुड्स, ना उनके लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत और ना ही उनके लिए परमिशन की जरूरत, ठीक है। उनका तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तुम उनको एक्सपोर्ट कर पाओगे ना उनको तुम इम्पोर्ट कर पाओगे। अब मैम ये कौन से होते हैं? फ्री गुड्स कौन से हैं, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स कौन से हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से हैं, पूरी लिस्ट होती है, तुम गूगल से पढ़ सकते हो कौन कौन सी लिस्ट है, ठीक है। एंड आगे कुछ जब मैं डेफिनेशंस कवर करूंगी ना इनकी, फ्री गुड्स की, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स की, प्रोहिबिटेड गुड्स की, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस की, कुछ मैं आपको बताऊंगी तब, ठीक है। बट अभी मेनली फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने पे। इतना समझ में आया आपको फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सम गुड्स आर फ्री फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज।
अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज क्या होती है। ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है ऑर्गेनाइजेशंस, उनको बोलते हैं स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ओके, सो क्या कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट, कुछ गुड्स फ्री होते हैं इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, बट फिर भी उन गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओनली टू ओनली जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं वही कर सकती हैं। मतलब कि जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज हैं केवल वही कर सकती हैं उन गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेशक वो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए फ्री गुड्स है। समझ में आया। यहाँ पे तो थोड़ा भारी भरकम नाम दे दिया स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, बट क्या मीनिंग है इसका, इन शॉर्ट बोलूँ तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं वही हमारी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज हैं, वही गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती हैं जो फ्री गुड्स होते हैं। ठीक है, कुछ गुड्स का, सम गुड्स का, सभी गुड्स का नहीं, सम गुड्स का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स। मतलब कि एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है ना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी प्रमोशन स्कीम्स लगाई हुई हैं जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। ठीक है, समझ में आया। जैसे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है ना, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सके। राइट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स और बेनिफिट्स दिए हैं इन वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स में। नाउ पहले हमें 3 पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम तब करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि हम जनरली जो हमारे गुड्स होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 डिविजन्स में कैटेगराइज किया गया है। फ्री गुड्स में, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स में, प्रोहिबिटेड गुड्स में। फ्री गुड्स बिना परमिशन के अलाउड है, चाहे उनको इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स कौन सी होते हैं, जिनमें परमिशन की जरूरत होती है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का। ठीक है, तो तुमको एक लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हारे रेस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं, ये तुम्हारे फ्री गुड्स हैं, ये तुम्हारे प्रोहिबिटेड गुड्स हैं। फ्री गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, करो विदाउट एनी परमिशन, कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तभी कर पाओगे। प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटली बैंड गुड्स होते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते। फिर जो आपने यहाँ पे फ्री गुड्स बनाए, ये तो इनमें तो परमिशन की जरूरत नहीं होती, राइट, तो इनको तो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। हाँ, बट इनमें भी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको ओनली स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। जो नॉर्मल बंदे होते हैं, नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्टर होते हैं, वो इन गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बेशक वो गुड्स फ्री है। ओके, नंबर थर्ड, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स चलाई हुई हैं, जिनमें गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स देती है, अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके इंडिया में। ओके, जिससे कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है क्यों गवर्नमेंट को, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज आ सके, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड गुड्स आर जनरली फ्री unless specifically mentioned by provision of the policy or under any other law for time being in force. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स का जनरली फ्री होता है, ठीक है, जब तक कि कुछ उस पर स्पेसिफिकली ना लिख रहा हो। ठीक है, अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुड्स फ्री गुड्स है, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, भाई उसमें कुछ भी नहीं लिख रहा तो फ्री गुड्स की लिस्ट में आएंगे ना। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्टेड गुड्स और प्रोहिबिटेड गुड्स की लिस्ट निकाली हुई है, फ्री गुड्स तो नॉर्मली होते ही हैं। ठीक है, अब जो रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड नहीं है वो तो फ्री गुड्स ही होंगे। अब यही बोला है पॉइंट ने, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स जनरली फ्री होंगे। ठीक है, गुड्स आर जनरली फ्री, गुड्स आर जनरली फ्री। ठीक है, जब तक कि कोई स्पेसिफिकली मेंशन ना हो किसी पॉलिसी में, किसी अदर लॉ में, तो उन गुड्स को फ्री ही मानेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। ठीक है, उसको बात क्या होता है, अब तुम ये फ्री गुड्स का मतलब ये तो नहीं समझ रही फ्री ड्यूटी। जी, इसका मतलब आप
आपके माइंड में ये तो नहीं क्लिक हो रहा कि फ्री गुड्स है तो इसमें फ्री ड्यूटी है, मीन्स विदाउट एनी ड्यूटी हम इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फ्री गुड्स का मतलब होता है बिना कोई परमिशन के, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस ये मतलब है फ्री गुड्स का। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, कैपिटल ड्यूटी तो पे करना पड़ेगा। ओके, फ्री गुड्स पे भी, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स पे भी, और प्रोहिबिटेड गुड्स तो बैन ही होते हैं, उन पर तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर इंपोर्टेड एट नील ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सपोर्ट अंडर द ईपीसीजी स्कीम। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स। ठीक है, तो आप अब इनका इंपोर्ट करते हो नील ड्यूटी पे, जिससे कि आप एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए ईपीसीजी स्कीम में क्या कह रहे हैं ये, जैसे कि एग्जाम्पल सुनो, गवर्नमेंट क्या कहती है ना कि आप ना एक्सपोर्ट करो। ठीक है, आप एक्सपोर्ट करो, आप ना एक्सपोर्ट करोगे तो जैसे आप क्लॉथ्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो क्लॉथ्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट इस पे ना मशीनरी लगेगी, और मशीनरी तो हमें जापान से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जापान से हमें क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बोली ठीक है मशीनरी इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। उसको हम बोलते हैं ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोटेड कैपिटल गुड्स। अब तुमने वो जो मशीनरी लेकर आई ना, वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट लेके आया, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है क्लॉथ्स का। जब एक्सपोर्ट करना है क्लॉथ्स का, तो उसमें जितना भी हमें कैपिटल गुड्स लगेंगे, उसको तुम बाहर से इंपोर्ट करके लाओगे। बाहर से इंपोर्ट करके लाओगे भाई, उस पर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी ना, जिसको तुम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। पढ़ भी लिया होगा आई थिंक तुमने, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। अब कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो कस्टम ड्यूटी तो आएगी भारी भरकम। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है सुन मेरी बात ध्यान से, कैपिटल गुड्स जब तुम इंपोर्ट करोगे तो वो भी निल ड्यूटी पे कर लेना, विदाउट एनी ड्यूटी, वो भी ड्यूटी फ्री होंगे तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम वो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, उन गुड्स से तुम प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन को तुम एक्सपोर्ट कर दोगे। ये होता है ईपीसीजी स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप एक बार रिवाइज करवा दो मैं इन 5 पॉइंट्स को, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने बच्चा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने कि हमने गुड्स को जनरली कैटेगराइज कर रखा है फ्री गुड्स में, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स में और प्रोहिबिटेड गुड्स में। इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है फ्री गुड्स को, तो उनमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ड्यूटी दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कोई लाइसेंस की, कोई गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को कर रहे हो, तो भाई रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को कर रहे हो ना, तो उनके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस, गवर्नमेंट की परमिशन, बहुत सारे रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, वो फॉलो करनी पड़ेगी, आप तभी उन गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। प्रोहिबिटेड गुड्स को कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, सॉरी सर ये बैन गुड्स होते हैं। फिर कहता है सर हम फ्री गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फ्री गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं फ्री गुड्स के लिस्ट में भी, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही कर सकती है। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज मीन्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज ही उन गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, बेशक वो गुड्स फ्री गुड्स है। ठीक है, नंबर थर्ड, एक्सपोर्ट आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स, कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स चलाई हुई हैं, बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए, जिससे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके इंडिया में, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज आ सके इंडिया में। राइट, फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स जनरली फ्री होते हैं। ठीक है, जब तक कि कोई प्रोविजन, कोई पॉलिसी में मेंशन ना हो ये रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है, प्रोहिबिटेड गुड्स है, तभी तो उसको मानोगे ना ये प्रोहिबिटेड गुड्स है, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है। अब अदरवाइज तो वो फ्री ही गुड्स है ना। तो जब तक कि कोई स्पेसिफिकली मेंशन ना हो किसी प्रोविजन, किसी पॉलिसी में, किसी अंडर एनी अदर लॉ में कि ये प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है, तब भी वो प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड गुड्स होगा। अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं है गुड्स के बारे में, तो वो फ्री ही होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। राइट, फिर कैपिटल गुड्स, आप कोई इंपोर्ट करना है, कोई कैपिटल गुड्स किसके लिए, जिस उस प्रोडक्ट वो कोई कैपिटल गुड्स आपको इंपोर्ट करना है, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट वगैरह आपको
इंपोर्ट करना है जिससे कि आप प्रोडक्शन कर सको, उस प्रोडक्शन को आप एक्सपोर्ट करोगे। तो जो आप मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह लेकर आओगे तो आप उसे इंपोर्ट जो करोगे तो उसका आप नील ड्यूटी पे कर सकते हो अंडर द ईपीसीजी स्कीम। उसके लिए भी आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स कितनी ईजी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, आप इनको 2 से 3 टाइम रिवाइज करेंगे ना, पढ़ेंगे तो माइंड में बैठ जाएंगे 5 पॉइंट्स, और इनको एक बार आप लिख कर देखिए तो अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन। ये कुछ एमसीक्यू है। मीन्स कुछ लाइंस थी स्टडी मैट में जो मेरे को लगा कि ये, मतलब मेरे को क्या लगा, वो शॉर्ट शॉर्ट उसमें क्वेश्चन तो नहीं बन सकता। क्वेश्चन नहीं बन सकता तो एमसीक्यू में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने एमसीक्यू में वन लाइनर्स में डाल दिया ये। ठीक है, if goods are restricted for import and export but not prohibited, government can give permission, license for specific reason. अगर गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, मतलब रेस्ट्रिक्टेड गुड्स वाली लिस्ट में हैं गुड्स, तुमको वो गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, बट वो प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट में तो नहीं है ना। नहीं, गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट हमको ना ये गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है और ये रेस्ट्रिक्टेड गुड वाली लिस्ट में आ रहा है। गवर्नमेंट कहेगी प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट में तो नहीं है ना, तो तुम कहोगे नहीं प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट में तो नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड वाली लिस्ट में है। तो गवर्नमेंट तुमको क्या करेगी, एक परमिशन दे देगी, लाइसेंस दे देगी, और एक, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन के लिए। उसके बाद फॉर यूनिट अंडरटेकिंग, ये वाला पॉइंट इसमें क्लियर नहीं था तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। देखो, for unit undertaking to export all their production, special scheme for avoid tax at every stage under the scheme EOU SEZ। EOU मतलब पता है तुमको क्या होता है? EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं। ये यूनिट क्या करती हैं? एक्सपोर्ट करती हैं, पूरा जितना भी इनका प्रोडक्शन होता है सारा प्रोडक्शन ये एक्सपोर्ट करती है। SEZ, SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इंडिया के अंडर यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, मतलब इंडिया में ही होते हैं जिनमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मान लेते हैं गुड्स को। तो बोला कि ये यूनिट्स प्रॉमिस कर देते हैं गवर्नमेंट को कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन होगा ना, हम सभी का सभी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम तुमको स्पेशल स्कीम्स दे देते हैं जिससे कि तुम्हारा टैक्स पूरा का पूरा अवॉइड हो सके एवरी स्टेज पे अंडर द स्कीम ईओयू और एसईज। ओके, फिर import get duty exemption that enable domestic supplier to compete international supplier. The supply of domestic supplier treated as deemed export। क्या कह रहे हैं? हम import को जब import करते हैं गुड्स को तो उससे ड्यूटी एग्जाम्पशन मिल जाती है। ड्यूटी एग्जाम्पशन मतलब विदाउट एनी ड्यूटी हम गुड्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं। विदाउट एनी ड्यूटी हम गुड्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं। जब हमने बिना कोई ड्यूटी के गुड्स को इम्पोर्ट करा तो वो इंडिया में जो रेट है उन गुड्स का और जो फॉरेन में रेट है उन गुड्स का, ठीक है, उन गुड्स का रेट तो सेम हो गया क्योंकि उन पर कोई ड्यूटी नहीं लगी। जब उन गुड्स पे कोई ड्यूटी नहीं लगी तो उन गुड्स का इंडिया में भी रेट सेम हो गया, फॉरेन में भी सेम हो गया। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट कहती है कि इम्पोर्ट गेट्स ड्यूटी एग्जेम्पशन, कि इम्पोर्ट को हम ड्यूटी फ्री कर देंगे जिससे कि जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो compete कर पाए इंटरनेशनल सप्लायर के साथ। डोमेस्टिक सप्लायर मतलब इंडिया का जो सप्लायर है वो compete कर पाए फॉरेन सप्लायर के साथ, इंटरनेशनल सप्लायर के साथ। इस वजह से भी इम्पोर्ट गेट ड्यूटी एग्जेम्पशन, इस वजह से इम्पोर्ट क्या हो जाता है, ड्यूटी फ्री हो सकते हैं कुछ गुड्स। ठीक है, द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक सप्लायर ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट। अब जब डोमेस्टिक सप्लायर उन गुड्स का एक्सपोर्ट करे, मतलब इंडिया में ही उनको सेल आउट करेगा ना, उसे भी हम क्या मान लेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे। कुछ गुड्स को डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे, जैसे कि कुछ गुड्स तुमने इंपोर्ट करे उनको ड्यूटी फ्री हो गए, वो गुड्स मीन्स ड्यूटी एग्जाम्पशन मिल गई थी। सो ड्यूटी एग्जाम्पशन तुमने ले लिया उन गुड्स को, गुड्स के ऊपर तुमने जब इंपोर्ट करा तो अब डोमेस्टिक सप्लायर है जो वो compete कर पा रहा होगा इंटरनेशनल सप्लायर के साथ इजीली।
अब जब इंटरनेशनल सप्लायर के साथ वो compete कर पा रहा है, तो डोमेस्टिक सप्लायर को अब ट्रीट किया जाएगा कि जो इसकी सप्लाई होगी ना, जितने भी गुड्स की, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, तो उनको मानेंगे हम एक्सपोर्ट। कौन सा एक्सपोर्ट? डीम्ड एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट में ना डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट मतलब जो इंडिया के बाहर गुड्स रियली में मूव हुए हैं, फॉरेन कंट्री में गुड्स गए हैं, उनको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब होता है जो गुड्स इंडिया में ही जो गुड्स इंडिया में ही सेल आउट हुए हैं, उनको बोल देते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। अब कैसे पता चलेगा ये डीम्ड एक्सपोर्ट है? तो जैसे एसईजेड में गुड्स जाना, इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी की पूरी डेफिनेशन है, जब पढ़ोगे बहुत अच्छी समझा दूंगी डीम्ड एक्सपोर्ट की। अभी एमसीक्यू के पर्पस के लिए बस ये याद रखो कि कभी कभी क्या होता है, इम्पोर्ट इसलिए ड्यूटी एक्सेप्शन इम्पोर्ट पे इसलिए ड्यूटी एक्सेप्शन मिल जाती है जिससे कि डोमेस्टिक सप्लायर compete कर पाए इंटरनेशनल सप्लाई के साथ, और उस डोमेस्टिक सप्लाई की जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई को डोमेस्टिक डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एफटीपी कम इनटू फोर्स एंड अनाउंस ऑन 1 अप्रैल 2023। एफटीपी करंटली कब एप्लीकेबल हुआ है, मीन्स कब से जो अमेंडेड एप्लीकेबल एफटीपी है वो कब से आया था? 1 अप्रैल 2023। तो ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार एमसीक्यू फटाफट से सुपर क्विक रिवीजन देख लो एमसीक्यू वाले पॉइंट्स की। ईपीसीजी स्कीम में जो हम लास्ट पॉइंट पढ़ा था, यहाँ से देखते हैं। ईपीसीजी स्कीम में मशीनरी नील ड्यूटी पर इंपोर्ट हो सकती है, ठीक है ना। ईपीसीजी स्कीम थी ये वाली हमारी, ठीक है। जो हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करा था हमने इसमें, तो हम इसमें क्या कर रहे थे, नील ड्यूटी पे इंपोर्ट कर रहे थे कैपिटल गुड्स को, जिससे जो कैपिटल गुड्स से हमारा प्रोडक्शन होगा, इससे सभी का सभी प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए बोलते हैं ठीक है, कैपिटल गुड्स को तुम इंपोर्ट कर लो नील ड्यूटी पर। अब एमसीक्यू देखते हैं। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, पूछेगी रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है, प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है ना, ठीक है, लाइसेंस लो जाओ। सेकंड, जो यूनिट सेकंड पॉइंट, सेकंड ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो कुछ अंडरटेकिंग्स प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट को कि हम एक्सपोर्ट करेंगे पूरा का पूरा प्रोडक्शन अपना, तो उनको गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स के अंदर अवॉइड करने के लिए टैक्स पूरे की हर एक स्टेज पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका टैक्स अवॉइड हो सके। ईओयू स्कीम में और एसईजेड स्कीम में, ईओयू मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इम्पोर्ट गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुम इम्पोर्ट करो, ठीक है, ड्यूटी एग्जाम्पशन दे देती है कभी कभी कुछ गुड्स के ऊपर, किस लिए देती है? जिससे कि जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो कम्पीट कर पाए इंटरनेशनल सप्लायर के साथ। उस डोमेस्टिक सप्लायर की सप्लाई को डीम्ड एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। एफटीपी कब आया था? 1 अप्रैल 2024 को। करंटली एफटीपी जो एप्लीकेबल है अमेंडेड वाला, वो 1 अप्रैल 2023 को एप्लीकेबल हुआ था। ओके गाइस, तो अभी इतना ही फर्स्ट लेक्चर में कम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आज का आपका क्या वर्क है, आप ना ये जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप इनको अच्छे से पढ़ोगी, ठीक है, लर्न करोगी, उसके बाद उनको रीराइट करोगी जब आप सेकंड लेक्चर पे मूव करोगी, ठीक है। एक बार आप क्या करना, सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर देखो। लेक्चर देखने के बाद आपको फर्स्ट पेज सेकंड पेज जो है ये, उसको अच्छे से कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ो, एक बार खुद से रिवीजन लो। जब कुछ समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखो और कमेंट में लिख सकते हो, अगर मैम हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी वो वाला पॉइंट, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे ना, एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, फर्स्ट पेज सेकंड पेज पूरा रिवाइज कर लिया, रीड कर लिया। उसके बाद आप उसको लर्न करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लर्न करना है ओनली, बाकी का सारा रिवाइज करना है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया था, ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने आपको बेसिक बताया था, ये आप ओनली रिवाइज करेंगी।
को लर्न नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप लर्न करेंगे, उसके बाद आप उनको राइट करेंगे। ठीक है, पेपर एंड पेन लोगी, उनको राइट करोगी, उसके बाद देन आप मूव करोगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, आज के लिए मैं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे भी क्वेश्चन होंगे। और थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना। और अगर मेरे को कुछ इम्प्रूव करना है, आपको चाहिए कि मैम ऐसा करो, उसको ऐसा करो, प्लीज़ आप, आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा ओपन है। आप बताइए मेरे को, मैम आप ऐसा करो, मैं वो चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करूँगी। ओके, तो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।